तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो लास्ट वाला वीडियो थोड़ा ब्लर्ड हो गया था, तो इसीलिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक्चुअली ये हम लोग पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ सिर्फ दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उसको सिर्फ डिस्कस करना था यहाँ। तो लास्ट वीडियो में चूँकि एक्चुअली वोकल तो सुने ही होगे, बट ये ब्लर्ड था, तो इसलिए एक बार तुम लोगों को ये दिखा दे रहे हैं कि उसमें था एक्चुअली क्या कि जीडीपी डिफ्लेटर तो हम लोग कर चुके थे कि जीडीपी डिफ्लेटर इजकल टू जीडीपी डिफ्लेटर इजकल टू नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नॉमिनल जीडीपी जीडीपी एट करंट प्राइस और रियल जीडीपी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अगर ये क्लियर नहीं है क्या होता है करंट प्राइस, क्या होता है कांस्टेंट प्राइस, तो इसके पहले वाले वीडियो में ये हम लोग डिस्कस किए हैं, तो उसको एक बार देख लोगे। नाउ देखो एक और चीज़ वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि मान लेते हैं प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है और रियल जीडीपी दिया हुआ है और निकालना हमको नॉमिनल जीडीपी है। प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, रियल जीडीपी दिया हुआ है और नॉमिनल जीडीपी निकालना है, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो प्राइस इंडेक्स क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज जो या डिक्रीज प्राइस में है उसको प्राइस इंडेक्स कहते हैं। जैसे मान लो प्राइस दिया हुआ हो कमोडिटीज़ का और हमको प्राइस इंडेक्स भी निकालना हो, तो सिंपली हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे। जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा तो 100 प्लस उतना वो प्राइस इंडेक्स होगा। जैसे मान लो 50% प्राइस में इंक्रीज हुआ तो प्राइस इंडेक्स 150 आएगा। 100% अगर इंक्रीज हुआ प्राइस में तो प्राइस इंडेक्स वहाँ 200 होगा। तो दैट मीन्स अगर डिफरेंट प्राइस दिया हुआ है तो तुम परसेंटेज निकालोगे कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ और 100 उसमें प्लस करेंगे। तो रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। उसी तरह तो जैसे ये नॉमिनल जीडीपी निकालना है और रियल दिया हुआ है तो रियल इंटू प्राइस इंडेक्स बाय 100। रियल निकालना है, नॉमिनल दिया हुआ है तो नॉमिनल इंटू प्राइस बाय 100। अब जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग किए थे कि मान लो रियल जीडीपी दिया हुआ है 240, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 120। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस में 20% इंक्रीज हुआ है। तो प्राइस इंडेक्स 120, रियल जीडीपी 240 दिया हुआ है, तो रियल दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, हमको नॉमिनल निकालना है। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू, पहले यहीं पे देखे हम लोग कि नॉमिनल निकालना है तो रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स बाय 100। तो रियल जीडीपी कितना था 240 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स कितना है 120 बाय 100। तो हमारा यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी जो आया वो 288। तो जैसे मान लो नॉमिनल जीडीपी 288 आया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखो रियल जीडीपी यहाँ 240 था और नॉमिनल जब निकाले तो 288 आया, नॉमिनल अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में ये डिफरेंस है। प्राइस में एक ही साल का हम रियल और नॉमिनल निकाल रहे हैं, तो नॉमिनल ज़्यादा आ रहा है, रियल कम आ रहा है। तो कहने का मतलब प्राइस में देखो इतना इंक्रीज हुआ। अगर 240 और ये यहाँ 480 निकलता तो मान लो हम कह सकते थे कि 100% इंक्रीज हुआ प्राइस में। तो मीन्स जीडीपी डिफ्लेटर जो निकालते हैं वो हमको ये बताता है कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कितना हुआ होल सेल प्राइस इंडेक्स में। मतलब एज ए होल, हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं तो एज ए होल इकोनॉमी ही डिस्कस करेंगे। तो एज ए होल इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो ये अगर जानना चाहते हैं तो हम जीडीपी डिफ्लेटर से भी जान सकते हैं। हाँ, उसके लिए सेपरेट इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन भी निकालते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जीडीपी तो ये तो कर चुके हम लोग। एक और वही न्यूमेरिकल एग्जांपल्स एक और है। तो अब देखो एक टॉपिक हम लोग शुरू किए थे, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी एंड वेलफेयर का मतलब क्या है कि जीडीपी अगर दिख रहा है कि बढ़ रहा है, एक चीज समझे कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है, इट इज जीडीपी। तो निश्चित तौर पे अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों का भला होगा, उनका वेलफेयर होगा। तो जीडीपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलफेयर। ये हम कह सकते हैं कि जीडीपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलफेयर एंड जीडीपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इट्स ट्रू, बट सम लिमिटेशंस आर देयर।
हमेशा हर केस में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि जीडीपी हमारा बढ़ रहा है लेकिन हो सकता है कि वेलफेयर ना हो। तो ये किस केस में हो सकता है, उसी को लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इसको ग्लेरिंग गैप ऑफ जीडीपी भी कहते हैं। तो ये ग्लेरिंग गैप ऑफ जीडीपी क्या है और लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज important indicator of economic development. What is limitation of GDP? To consider GDP as important indicators of development. तो देखो इसके limitations में 4 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए थे। एक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो देखो जीडीपी अगर हमारा बढ़ रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इवन नहीं है, तो निश्चित तौर पे बढ़े हुए जीडीपी का फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा। जीडीपी जो बढ़ रहा है वो सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। हमारा इनकम 100 रुपया था, अब इनकम हमारा 150 रुपया हो गया, लेकिन ये जो 50 रुपया इनकम बढ़ा वो 2-3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो क्या आम लोगों का वेलफेयर होगा? नहीं होगा। तो मीन्स कि जीडीपी बढ़ रहा हो तो ये जरूरी नहीं है कि कॉमन लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है, अगर इनकम का इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो इफ देयर इज नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देन इवन इंक्रीज जीडीपी विल फेल टू ब्रिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होता है तो, इफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अकर्ड। दूसरा ग्लेरिंग गैप का पॉइंट था कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब देखो जीडीपी का कंपोजिशन क्या है। जीडीपी बढ़ा हमारा, बट किस कारण से? हमने डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा किया इसलिए। तो मान लो अगर हम डिफेंस गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब वेलफेयर से है? बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, बट कॉमन वेलफेयर तो इससे होगा नहीं। तो मान लो अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है और उस जीडीपी का एक लार्ज पार्ट हम डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन में करते हैं तो ये वेलफेयर को रेसिस्ट करेगा। बढ़े हुए जीडीपी से वेलफेयर भी बढ़ेगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही देखो, कंज्यूमर गुड्स हम प्रोड्यूस करें या एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करें तब तो ठीक है, जीडीपी इसके कारण बढ़ रहा है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स का बढ़ रहा है, तो आम लोगों का भला होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, इट ऑल्सो डिटरमाइन वेदर जीडीपी will leads to welfare or not. If we more of GDP comes from production of defense good, it will not lead to welfare of the people. So this is one of the glaring gap of GDP or limitation of GDP as measuring indicator of economic development. अब देखो एक और चीज है कि हमारे यहाँ खास करके रूरल एरियाज में एक्सचेंज का सिस्टम, अगर बार्टर सिस्टम यूज किया जाता है, मतलब जहां मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो जहां मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं होता, लेकिन वेलफेयर तो हो रहा है। बार्टर सिस्टम में मान लो जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, तो हम लोग सर्कुलर फ्लो थोड़ा सा ध्यान होगा, तो सर्कुलर फ्लो में देख रहे हो कि एक्सचेंज हो रहा है तो एक तरफ से मनी फ्लो हो रहा है, एक तरफ से रियल फ्लो। तो यहां तो सिर्फ रियल फ्लो हो रहा है, यहां मनी फ्लो तो हो नहीं रहा है। तो मनी फ्लो नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स फैक्टर इनकम नहीं हो रहा है। फैक्टर इनकम दोनों का नहीं होगा, हाउस होल्ड का भी नहीं होगा और प्रोडक्शन सेक्टर का भी नहीं होगा। तो बार्टर सिस्टम में चूंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ रियल फ्लो होता है, मनी फ्लो नहीं होता, तो यही कारण है कि बार्टर सिस्टम एक्सचेंज जीडीपी में शामिल नहीं होता। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अगर होता है हमारी जीडीपी का, अगर एक मान लो अच्छा खासा हिस्सा जो है मतलब वो इंक्लूड ही नहीं होता, जीडीपी में उसका वैल्यू ही नहीं आता, तो देखने में लगेगा जीडीपी कम है, बट एक्चुअल में वेलफेयर तो हो रहा है। तो मीन्स दिस वेयर द ग्लेरिंग गैप ऑफ जीडीपी। और इसमें एक पॉइंट और किए थे हम लोग, एक्सटर्नलिटीज। तो एक्सटर्नलिटीज में दो चीज पढ़े थे, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है और एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति ने, एक एग्जाम्पल से किए थे हम लोग कि मान लेते हैं एक व्यक्ति ने एक पार्क बनाया, तो एक्सटर्नलिटीज दो तरह का था, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब हुआ जैसे मिस्टर एक्स है, मान लो इसने एक पार्क बनाया,
तो एक्चुअली प्रोडक्शन तो एक मिस्टर एक्स का सिर्फ हुआ ना, लेकिन फायदा मान लो इस पार्क को 1000 लोग यूज कर रहे हैं, तो वेलफेयर तो 1000 लोगों का हो रहा है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। वहीं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी हो सकता है, जैसे मिस्टर वाई ने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की, मगर इस फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो 1000 लोगों को नेगेटिवली प्रभावित कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल था नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के, मतलब आउटर इम्पैक्ट इफेक्ट might be positive or could be negative also. तो गुड और बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है? गुड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एक्स produce a park that is being utilized by thousands of people, so these thousands of people did not pay for utilization of this park, but even though positively affected by this economic activity of Mr. X. So this is example of positive externalities, whereas Mr. Y open up a factory that negatively affect thousands of people due to pollution that is being created by this production unit. So this is example of negative externalities because it create bad impact of economic activities. So good impact of economic activities is called positive externalities, whereas bad impact of economic activities is called negative externalities. तो इसी दोनों एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करोगे। तो ये तो थोड़ा रिकैप कर रहे थे हम लोग लास्ट वीडियो को। इस वीडियो में जो टर्म्स अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस टर्म्स को यूटिलाइज कर नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन एंड दैट इज मैथड्स रेड से ही लिखना होगा, बाकी मार कर दो। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक चीज और समझ लो कि हम लोग शुरू ही किए हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और तुम लोग सिर्फ नहीं, भारत में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भारत के बाहर भी हैं, तो एक्चुअली उन सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चैप्टर से। तो अभी तो तुम लोग नहीं पढ़े हो, और बहुत सीरियस स्टूडेंट्स भी जो भी हैं, तो दे ऑल हैव अ फियर इन देयर माइंड अबाउट दिस चैप्टर कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो अगर थोड़ा सा भी कॉशस और सिंसियर रहोगे तो इस चैप्टर को बहुत सिंपल वे में सिंप्लीफाई करके तुम लोगों को बताने की कोशिश की है। तो वही फिर से कहेंगे कि थोड़ी तुम्हारी सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी, तो वो अगर इंटैक्ट रखते हो तो बहुत सिंपल से आसानी से समझ सकते हो। देखो, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम जब हम पढ़ते हैं तो एक बार निश्चित तौर पे अपने दिमाग में ये तुम रिकैप करो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिल्कुल अच्छे से तुम क्लियर किए हो या नहीं किए हो, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही रिलेटेड कंसेप्ट नेशनल इनकम कैलकुलेशन का है। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम मेनली यहां जान लो कि 3 मेथड हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तीनों मेथड हम लोग अलग अलग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक सबसे पहला होगा हमारा वैल्यू एडेड मेथड। तो एक मेथड क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा हम लोग इनकम मेथड करेंगे, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब थोड़ा सा पीछे अगर जाओ तो देखो, एक्सपेंडिचर में हम लोग कुछ डिस्कस किए थे कि कितने तरह का एक्सपेंडिचर होता है, कौन कौन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
इनकम मेथड में हम लोग पढ़े थे। फैक्टर इनकम किसको कहेंगे, फैक्टर इनकम कहाँ कहाँ से आता है, और ये बताए थे कि बिल्कुल कॉन्क्रीट शेप में, चूंकि इसको हम लोग कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के लिए इसको यूज़ करेंगे, तो इसीलिए वहाँ पे कोई भी टर्म ऐसा नहीं है कि जिसको फॉर ग्रांटेड हम ले सकते हैं। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। लेकिन ये फिर से एक बार ये समझ लो कि ये तीनों मेथड से अलग अलग निकालते हैं, लेकिन जो फिगर आएगा वो सेम आएगा। किसी भी मेथड से हम निकालें, नेशनल इनकम जो होगा हमारा वो सेम आएगा। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, इसी चीज को समझने के लिए हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किए थे। तो उसको एक बार और देखो। जैसे दो ही सेक्टर में कुछ एजम्पशंस के साथ हम लोग पढ़े हैं। तो फर्म है और हाउस होल्ड है, और ये पढ़े थे हम लोग फर्म से हाउस होल्ड। ये एक तरफ रियल फ्लो हो रहा है और दूसरी तरफ हाउस होल्ड से फर्म, तो ये मनी फ्लो हो रहा है। तो देखो, हाउस होल्ड के बारे में हम लोग जाने थे यहां कि हाउस होल्ड क्या दे रहा है फर्म को। तो हाउस होल्ड फर्म्स को पैसे दे रहा है, किस लिए, क्योंकि फर्म्स हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। तो अब देखो, फर्म्स ये गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो देखो हम लोग ये भी किए थे कि प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन। अब देखो, ये जो टोटल प्रोडक्शन फर्म का है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये कहां जा रहा है, तो हाउस होल्ड के पास जा रहा है। इसके बदले में हाउस होल्ड क्या कर रहा है, तो जितना भी पैसा हाउस होल्ड के पास है सब कहां आ गया, फर्म्स के पास। तो बस ये एक्सचेंज हो रहा है, फर्म्स टू हाउस होल्ड रियल फ्लो हो रहा है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, और मनी फ्लो उसके बदले में हाउस होल्ड से फर्म्स हो रहा है। तो ये एक साइकिल पूरा होता था। और दूसरा साइकिल, अब देखो रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का इधर हुआ, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का किधर होगा। तो हम लोग ये जाने थे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर कौन होता है, हाउस होल्ड इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होता है। हाउस होल्ड इज द ऑनर ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जरूरत इसकी किसको होती है, फर्म्स को होती है। तो एक तरफ ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हम लोग किए थे, क्या होता है, रेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या वेजेस कहो, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो दिस आर द फैक्टर इनकम, दिस आर द फैक्टर इनकम। तो फैक्टर पेमेंट ये किसका होता है, मतलब फर्म ये फैक्टर पेमेंट करता है किसको, हाउस होल्ड को। फर्म ये फैक्टर पेमेंट करता है इस रूप में रेंट्स ये, और ये हाउस होल्ड का फैक्टर इनकम होता है। यहां पे रियल फ्लो हाउस होल्ड से फर्म हुआ, किस चीज का, लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रेन्योर, और कैपिटल। तो ये भी हम लोग देखें, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के बदले में प्रॉफिट, लेबर के बदले में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और लैंड के बदले में रेंट। तो अब देखो, फर्म ने क्या किया था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, हम लोग समझे वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन इज आइडेंटिकल टू, ये जितना वैल्यू एडिशन किया उन सारे, मतलब जितने गुड्स का प्रोडक्शन किया वो सारा गुड्स कहां गया, हाउस होल्ड के पास। तो जब ये हाउस होल्ड के पास गया तो इस हाउस होल्ड का क्या हुआ, एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड का ये एक्सपेंडिचर हुआ। तो ये पूरा जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का है दैट इज इक्विवेलेंट टू वैल्यू एडिशन बाय द फर्म,
क्योंकि जितना वैल्यू एडिशन मतलब जितना प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने किया उतना ही पेमेंट हाउस होल्ड ने फर्म को किया। तो हाउस होल्ड ने पेमेंट किया, हाउस होल्ड का क्या हुआ? एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड का यहां पे एक्सपेंडिचर हुआ और फर्म का क्या हुआ? फर्म का इनकम हुआ। और उसी तरह से जब जो फर्म का फैक्टर इनकम है वो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है और जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है वो फर्म का फैक्टर इनकम है, मतलब कि ये दोनों एक्सपेंडिचर और इनकम आइडेंटिकल होंगे। तो आप देखो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर अच्छे से समझे तो इससे हम समझ सकते हैं। देखो ये एग्जांपल हम लोग सर्कुलर फ्लो पढ़े हैं 2 ही सेक्टर मॉडल में, 2 मॉडल सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पढ़े हैं, लेकिन 4 सेक्टर में भी पढ़ोगे तो टोटल वैल्यू एडिशन, हाँ चैनल्स बढ़ जाएंगे, चैनल्स बढ़ जाएंगे, इकोनॉमिक सेक्टर्स बढ़ जाएंगे। यहां हम दिखा रहे हैं हाउस होल्ड से डायरेक्ट फर्म और फर्म से डायरेक्ट हाउस होल्ड, उसमें अगर एक्सटर्नल सेक्टर आ जाएगा या फाइनेंशियल सेक्टर आ जाएगा तो उसके बीच में भी एक्सचेंज होंगे। मगर इससे इवन इस एजम्पशन से हम इतना समझ सकते हैं कि मैक्रो लेवल पे एक इकोनॉमी में टोटल वैल्यू एडिशन will be identical to total expenditure will be identical to total income। तो इसी आधार पे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं 3 मेथड से, एक वैल्यू एडिशन मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक इनकम मेथड। तो 3 मेथड है हम लोगों का, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब पहला हम लोग करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। तो देखो वैल्यू एडेड मेथड क्या है और इस मेथड में हम कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले कुछ टर्म्स जिसको जानने की ज़रूरत है वो टर्म्स यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। एक चीज़ पहले वैल्यू एडिशन ही समझते हैं हम लोग कि वैल्यू एडिशन आखिर है क्या। एक गुड्स का फाइनल वैल्यू होगा और फाइनल गुड्स बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों को हम यूटिलाइज करते हैं वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मिस्टर ए है, ये एक वुड कटर है मिस्टर ए, ये जंगल गया और जंगल से कुछ लकड़ी काट कर लाया। अब ये जो जंगल से लकड़ी काट के लाया इसको कोई पैसा किसी को नहीं देना पड़ा इस लकड़ी के लिए। जंगल गया, लकड़ी काट के ले आया, इसने इस लकड़ी को बी के हाथों बेच दिया। तो ये जो मिस्टर बी थे उन्होंने इस लॉग ऑफ वुड के लिए 500 रुपये मिस्टर ए को दिया। अब मिस्टर बी ने ये जो लकड़ी लिया था इसने मिस्टर सी को ये लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। अब मिस्टर सी ने इस लकड़ी के टुकड़े के लिए मिस्टर बी को 1500 रुपये दिए। अगेन मिस्टर सी ने इसका पीस बनाया और ये पीस बनाने के बाद मिस्टर डी को दे दिया। अब मिस्टर डी ने, तो यहां हम लोग ड्राइंग नहीं कर रहे, ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, होल्ड अप, सिर्फ समझाने के लिए। मिस्टर डी ने एक फर्नीचर बनाया और इस फर्नीचर को किसी कंज्यूमर को 2500 रुपये में बेच दिए। तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। अब देखो इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक चीज कि मिस्टर ए ने कितना वैल्यू एडिशन किया। मिस्टर ए ने बी को बेचा, बी को कितना पैसा लगा था? 0 पैसा। आया कितना पैसा? 500 रुपये।
तो मिस्टर ए ने वैल्यू एडिशन किया कितना, इसमें 500 रुपए इसके वैल्यू में एडिशन किया। मिस्टर बी को कितना देना पड़ा था, मिस्टर बी को 500 रुपए देने पड़े, और लेकिन इसने कमाया कितना, 500 रुपए देने पड़े, मगर इसको मिला कितना, 1500 रुपए। मतलब मिस्टर बी को देना कितना पड़ा था, 500 रुपए, आया कितना इसके पास, 1500 रुपया। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1500 माइनस 500, इसका वैल्यू एडिशन 1000। मतलब इसने वैल्यू एडिशन कितना किया, 1000। उसी तरह इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, तो इसने भी ₹1000 वैल्यू एडिशन किया। क्यों, क्योंकि 1500 देने पड़े थे और 2500 आया, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, तो देखो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 500 प्लस 1000 प्लस 1000। टोटल वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू ₹2500। और वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 2500। तो वैल्यू एडिशन, जो भी हमने वैल्यू एडिशन किया, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन। वैल्यू एडिशन इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितने का हुआ, 2500 का। लेकिन इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है कि देखो, जब हम वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब आउटपुट जब निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, तो ये भी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये भी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और ये भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। जैसे मान लो, पहले भी एक एग्जांपल पढ़े थे तुम लोग कि एक विट है, विट कुछ रुपए का विट है, उससे फिर फ्लोर बना, फ्लोर से फिर बिस्किट बना, उसके बीच में जो भी। तो कहने का मतलब हुआ कि हम तो वैल्यू एडिशन उसका भी करते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, मान लो प्रोडक्शन किसने किया, गेहूं का, प्राइमरी सेक्टर ने किया, तो प्राइमरी सेक्टर के वैल्यू एडिशन में वो आ जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो सेकेंडरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ वो आ जाएगा। फिर टर्सरी सेक्टर में जितना हुआ, तो फिर टर्सरी सेक्टर में जो भी सर्विसेज, रिटेलर है, डीलर है, वो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं पूरी इकोनॉमी में, तो इसमें ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी शामिल होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अलावा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जितना भी यूटिलाइज किया गया, उस सबको क्या कहते हैं हम, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखो, ये तो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इसके पहले जो भी यूज किए, ये क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो टोटल अगर हम निकालेंगे, प्रोडक्शन टोटल कितने का हुआ, 500 प्लस 1500 प्लस 2500, तो इज इक्वल टू 4500। तो टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, 4500। तो जब हम इकोनॉमी में एज अ होल अलग अलग सेक्टर्स का निकालते हैं, तो ये टोटल कितना आ जाता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, 4500। लेकिन उसमें ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का हुआ, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1500 प्लस 500, मतलब 2000। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम माइनस कर देते हैं, तो इज इक्वल टू टोटल वैल्यू एडिशन इसको कहें, या फिर फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहें, दोनों एक ही चीज है। तो ये एग्जाम्पल किस लिए समझा रहे हैं, ये एग्जाम्पल इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसका जो फार्मूला वैल्यू एडेड मेथड का है, उस फार्मूला में ये समझ पाओ कि
जो वैल्यू एडेड मेथड में हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो एक अभी ये फार्मूला याद रखते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये फार्मूला किस चीज का है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखो स्टेप वैल्यू एडेड मेथड में और भी सारे फार्मूलाज, और पिछला जो हम लोग फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट बोले थे उन सबको भी यूज करेंगे नेशनल इनकम निकालने में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में तुमको ये जानना है कि सबसे पहले हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैसे निकालेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते किसको है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों करते हैं? ये तीनों चीज अपने आप से पूछोगे कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, क्या हम समझे ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो देखो ये जो वैल्यू एडिशन टोटल है, ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन जब हम निकालते हैं तो एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर सबका ऐड करेंगे तो एक्चुअली टोटल हमारा कितना आ जाता है? ये 500 प्लस 1500 प्लस 2500। तो ये 4500 जो आया ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। लेकिन ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी शामिल है, ये हमको पता है। तो इसलिए जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जब हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में ये तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल देते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल दिए तो वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो गया। अब यहां पे जो उसके अलावा फर्स्ट चीज तुमको याद रखना है वो ये GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू, देखो यहां पे ग्रॉस बार बार कर रहे हैं तो मतलब अब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नेट वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होगा ये समझ रहे हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो निकाल रहे हैं हम तो एक्चुअली वो GDP के इक्विवेलेंट है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन यहां जो निकाल रहे हैं ये GDP के इक्विवेलेंट है। तो खैर वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे ये अभी सिर्फ इतना समझो कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मान लो एक ही बार में फाइनल जो फार्मूला है वैल्यू एडेड मेथड का नेशनल इनकम निकालने का वो एक बार में बता देंगे तो फिर वो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आज हम लोग डिस्कस किए हैं GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन सिंपली समझे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है और वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये भी समझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस क्यों करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी वैल्यू एडेड मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।